Hi students, welcome to SNM IS Academy. Let's start the series of modern history questions. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. अब नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, देखो नेशनल के नाम के पीछे लगा हुआ है सोशल. सोशल का क्या मतलब है? हमें पता है जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस पार्टी बनी थी हमारी, कांग्रेस पार्टी का एम क्या था? इट वॉज अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इकोनॉमिक मूवमेंट. तो कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बनती है तो इसका मेन एम था एक तरफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो सोशल रिफॉर्म की कोई बात नहीं करती. तो फिर आपको सामाजिक तौर पे सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, तो उसी लिए आपके पास आता है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस. नाम में ही लिखा हुआ है सोशल. तो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्या काम करेगी? जो सोशली जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी, जिसका कोई सोशल रिफॉर्म का एम नहीं था. तो यहाँ पर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई गई है जिसका काम क्या था? सोशल रिफॉर्म्स. तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं. डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म अ सिंगल बॉडी. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. तो ये ऑप्शन आपके पास सही आ जाता है क्योंकि INC के लिए ही ये आई थी. इंडियन नेशन कोई भी सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं करती थी एज एन मेजर लेवल के ऊपर, जिस तरह से वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करती थी. तो इस वजह से हमारे पास आपकी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आती है, राइट. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं. ये कब बनी? आप 1885, ठीक है. हमें पता है विद द हेल्प ऑफ A.O. ह्यूम 1885 के अंदर आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन होती है और ये हर साल दिसंबर में अपने सेशंस रखती है और प्रिसाइड करती है. तो हमें पहले कुछ 4-5 जो भी हमारे लीडर्स होते हैं इनके सेशंस हमें, जिसने भी प्रिसाइड किया है उसको जानना ज़रूरी होता है, राइट. जैसे कि सेकेंड थे हमारे दादा भाई नौरोजी, थर्ड थे हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी, फोर्थ थे हमारे पास ब्रिटिश लीडर. तो ये जितने भी आपके पास इंग्लिश लीडर्स और जो पहले मुस्लिम लीडर थे, जो पहले पारसी लीडर थे लाइक दादा भाई नौरोजी, जो सेकंड लीडर थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो हमें उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. Which of the following parties were established by Dr. B.R. अम्बेडकर? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पार्टीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है. तो इनमें से कौन सी पार्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, पर जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पार्टी है, जैसे द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. देखिए अगर आपको नहीं भी पता तो हमें ये तो पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड क्लास या हरिजन क्लास का के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ऑप्शन तो हमें पता है कि ये तो रहेगा ही रहेगा. रही बात थर्ड की, ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है. बट अबाउट द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी आपके पास कीर्ति किसान सभा है. इसको कीर्ति किसान सभा नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही काम करती रही फ्रॉम 1925 टू 1929. और ये जो पार्टी है कहीं ना कहीं यही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमें CPI है. तो ये पार्टी के साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एसोसिएटेड नहीं थे. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ये जो पार्टी है इंडिपेंडेंट, ये 15 अगस्त 1936 को आई थी. This was established 1936. कहीं ना कहीं ये आपके पास हायर कास्ट ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिस्ट के खिलाफ थी. और ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है ये कहीं ना कहीं दलित के राइट्स के लिए थी. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हैं. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, राइट. फर्स्ट गलत है तो हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू
डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज हमें पता है गांधी जी अनशन पे बैठते हैं एंड फास्ट अन टू डेथ दैट टू, तो वो कौन सी वजह से बैठते हैं? तो क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड हुआ टू सेटिस्फाई इंडियन पोलिटिकल एस्पिरेशंस? सेकेंड है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। थर्ड इज रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड एंड नन ऑफ द स्टेटमेंट। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो जाती है आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, तो तब भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी और इनफैक्ट उसमें तो गांधी जी और या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब आपके पास गांधी इरविन पैक्ट होता है, टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पर आपके पास, तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाते हैं और वो एकमात्र सिंगल ही कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ गए थे, लेकिन वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पे उनके जो भी टॉक्स थी वो कोई सक्सेसफुल टॉक्स नहीं रही। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट आया वो ये आया, रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या था, यहाँ पर आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लास जिसे आप हरिजन्स भी कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट भी कह सकते हैं। देखिए पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, फॉर सिख्स, फॉर एंग्लो इंडियंस के बारे में बातें हो रही थी, डिमांड उठ रही थी। अब आपने क्या है कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दीज क्लासेस भी रख दिया। तो गांधी जी ने फॉट किया इस कॉज के लिए और उन्होंने कहा इस तरह से तो देश का बंटवारा हो जाएगा। तो फॉर दिस कॉज उन्होंने कहीं ना कहीं आकर वापस, ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड और वो खुश नहीं थे और उसके बाद उनको वापस जेरवाड़ा जेल के अंदर डाल दिया गया और जिसके बाद कहीं ना कहीं बाद में पूना पैक्ट के थ्रू ये नेगोशिएशंस होती हैं और बातचीत होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ गांधी जी की थ्रू मदन मोहन मालवीय। तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर आपका रिजर्वेशन के ऊपर समझौता आता है कि विल गिव द रिजर्वेशंस फॉर द हरिजन्स और द डिप्रेस्ड क्लासेस रेदर देन दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्योंकि इस तरह से तो देश बट जाएगा, क्योंकि आप हर किसी के लिए आप हर कम्युनल लाइन्स के ऊपर देश को बांटने की बातें करेंगे थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो गांधी जी वो नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से फिर वो उन्होंने बाद में आफ्टर दिस पूना पैक्ट साइन किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ और हरिजन्स के लिए काफ़ी हद तक काम भी किया। तो ये जो स्पेसिफिकली फास्ट अनटू डेथ था वो इसीलिए था, रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस दी कम्युनल अवार्ड स्पेसिफिकली आफ्टर दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आया, उसका आउटकम क्या था, किसने कौन प्रेजेंट था, कौन सी पार्टी प्रेजेंट थी जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और कांग्रेस जो पार्टी थी उसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही अटेंड किया। फर्स्ट एंड थर्ड कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी नहीं गई। Consider the following statements, the most effective contribution made by दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हमारे पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने एक्सपोज किया है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इनकी बुक रही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किस तरह से अंग्रेज़ यहाँ से आपके पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल देकर किस तरह से यहाँ से पैसे लेकर जा रहे हैं और किस तरह से कहीं ना कहीं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उससे शो किया कि यहाँ से जो रेवेन्यू है, यहाँ के जो पैसे हैं वो ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और द टैक्सेस। तो मेनली कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ एक्सपोज की, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दादा भाई नौरोजी की। इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में समझाया। सेकेंड है इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। उन्होंने कोई इस तरह से इंडियन टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। तो हमें लगता है जब हम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं हमें लगता है सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम क्लब कर देते हैं, तो ये सेकेंड पॉइंट इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये वैदिक या एंशिएंट इंटरप्रिटेशंस हमें आर्य समाज बात करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्लब नहीं करेंगे दूसरी स्टेटमेंट के साथ। थर्ड है स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल इवल्स। उन्होंने कोई सोशल इवल्स के लेवल की भी बात नहीं की,
उनका जो मेन एम था वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर था, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो भी आईएनसी के साथ एसोसिएटेड थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमने अभी बात की, तो वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो वहाँ पर अभी कोई सोशल लेवल्स के ऊपर एज सच इनका मेजर कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं कह सकते विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ, उनकी खुद की और एसोसिएशंस थी जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, बट इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने मेन एक्सपोज किया जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय द ब्रिटिशर्स। Answer is A. Last question is with Lahore session of Indian National Congress 1929, इसका कुछ important significant है, वो क्या है? 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो लाहौर सेशन था ये important बन गया? तो ये सेशन है आपके पास ऑप्शन है क्या इसमें कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन डिमांड की ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेकंड है कि रिफ्ट आ गया बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, थर्ड है आपके पास रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। देखिए, अभी तक नेशन थ्योरी की कोई बात नहीं हुई, इट वाज अराउंड 1940s, और वो भी जब आपके पास 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे और उसमें कुछ मुस्लिम लीग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी या कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एंड आफ्टर दैट उसको जो भी सुपरियॉरिटी कांग्रेस की नज़र आ रही थी और वो खुद एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जी रही थी, जिसकी वजह से बाद में नेशन थ्योरी आएगी। बट एज सच इस सेशन तक अभी भी कोई नेशन थ्योरी की बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन तो अल्टीमेटली गलत ही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं रिफ्ट मतलब कुछ दरार, कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। तो वो हमने देखा था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, आपके बाद उसके बाद जो सूरत स्प्लिट होती है 1907 के अंदर, रिफ्ट तो उसी टाइम आ जाती है। तो यहाँ पर हो रही है 1929 की बात, और मोर ओवर 1916 में ये जो रिफ्ट थी ये भी दोबारा से रीयूनियन हो जाती है। तो अभी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वाली बात यहाँ पर नहीं आती। तो रहा ऑप्शन कांग्रेस पास रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें पता है पूर्ण स्वराज की बात होती है। लेफ्ट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जब ये मोतीलाल नेहरू, हमें पता है जब साइमन कमीशन आया था उसके बाद साइमन कमीशन को पूरी तरह से बाइकॉट किया गया और उसको कहा गया साइमन गो बैक के नारों के साथ उसका वेलकम किया गया। तो जब बर्किनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने फिर ओपन चैलेंज दिया कि आप ही कुछ इस तरह से रिफॉर्म, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बना के दिखाएं जिससे कि आप सभी पार्टीज़ को सेटिस्फाई कर सकें। तो वो चैलेंज भी अल्टीमेटली फेल हो जाता है, वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाती है, बिकॉज उससे ना तो मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड होती है ना ही कुछ इंडिविजुअल या रीजनल पार्टीज़। तो जिसकी वजह से जो मोतीलाल नेहरू जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखते हैं उस रिपोर्ट के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर जो लेफ्टिस्ट लीडर्स थे वो खुश नहीं थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। दे वर डिमांडिंग कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट स्वराज रूल चाहिए। तो जिसकी वजह से 1929 में ये लाहौर के अंदर नेशनल कांग्रेस सेशन होता है और यहाँ पर डिमांड की जाती है। और ये आप जनवरी के अंदर 1930 के अंदर रावी नदी के पास जाकर हम वहाँ पर झंडा लहराते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, और वहाँ पे उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन को ही देखते हुए हम आज अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही रखते हैं। तो 26 जनवरी के उस दिन हमें इसको पूर्ण स्वराज का दिन हमें डिक्लेयर कर दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।